स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स में। जेनेटिक कोड पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ये 2 वीडियोज़ में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में हम उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के संबंध में भी पढ़ेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है और कैसे आनुवंशिक जेनेटिक कोड के साथ ये उत्परिवर्तन संबंधित है। पिछले वीडियोज़ में आपने जो भी बातें सीखी, आशा करता हूँ वो आपको सभी बातें याद होंगी कि टोटल अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। वैसे अभी तक ज्ञात जो अमीनो अम्ल हैं वो 22 हैं, ठीक है। 22 अमीनो एसिड्स हैं, बट जेनेटिक कोड की जो प्रोसेस है उससे 20 अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। बाकी 2 विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो जेनेटिक कोड के संबंध में एक और इन्फॉर्मेशन, आपको मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि जेनेटिक कोड की जो खोज हुई वो 3 साइंटिस्ट जो थे, तो 3 साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट थे उनके द्वारा इस खोज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो कभी भी अगर जेनेटिक कोड के संबंध में वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाएं तो आप सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया है, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दूसरे नंबर पे आते हैं मार्शल नीरेनबर्ग, ओके, मार्शल नीरेनबर्ग। तो कहीं पे इनका नाम अगर आता है और आपसे कहा जाता है कि क्या ये जेनेटिक कोड से संबंधित हैं, और सेवरोओका, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनकी जो खोजें थी, उनसे आनुवंशिक कोड की खोज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक नई जानकारी मैं देता हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था एक स्टार्ट कोडॉन होता था AUG। स्टार्ट कोडॉन मैंने आपको बताया था क्या होता है। स्टार्ट कोडॉन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्टार्ट कोडॉन क्या था? स्टार्ट कोडॉन था AUG, और ये साथ साथ ही एक और काम करता है, मिथ्योनिन नाम का अमीनो अम्ल भी बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो स्टार्ट कोडॉन एक ही होता है AUG। और स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन का मतलब समझ गए होंगे। अगर स्टार्ट कोडॉन जहाँ पर आता है वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो स्टॉप कोडॉन जहाँ पर आएगा वहाँ पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो स्टॉप कोडॉन हमारे पास होते हैं 3। आपको ये याद रखना होगा कि स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं। UGA, UAA एंड UAG, ये 3 कोड जहाँ पर भी आएंगे, 3 कोडॉन जहाँ पर भी आएंगे, ये प्रक्रिया को रोक देंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। किसी भी, वैसे एक्चुअली कोड होते किस चीज़ के लिए? अमीनो अम्ल का निर्माण करने के लिए, बट ये 3 कोड किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते, किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन कौन सा हो गया? स्टार्ट कोडॉन हो गया AUG, जहाँ पर भी AUG आएगा प्रक्रिया प्रोटीन निर्माण की शुरू हो जाएगी। स्टॉप कोडॉन UGA, UAA और UAG, ये 3 क्या है? हमारे स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जितने सारे भी हम प्रोटीन देखते हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, चाहे कोई भी प्रोटीन हो, वो सभी इन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के ही बनते हैं। 20 अमीनो एसिड से मिलकर के ही ये सभी के सभी प्रोटीनों का निर्माण होता है। कोडॉन के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 जो बेस होते हैं उनसे मिलकर के कोडॉन बनता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये RNA है। ये RNA के जो 3 कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 3 कोड से मिलकर के एक कोडॉन बना, अगले 3 से दूसरा कोडॉन, अगले 3 से तीसरा, ठीक है। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ पाए होंगे कि जितना इस RNA की लेंथ में जितने भी कोड्स थे उन सभी से हमको 7 कोडॉन्स मिले हैं, ठीक है। और ये हमेशा ट्रिपलेट हैं, ठीक है, ट्रिपलेट, यानी कि हिंदी में अगर इसे मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं त्रिक, यानी कि 3 होते हैं, ठीक है। देखिए आप GCU एक कोडॉन, ACG ये दूसरा कोडॉन, GAG ये तीसरा कोडॉन। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितने सारे कोडॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि 3 में होते हैं। तो 64 कोडॉन से मिलकर के, 64 कोडॉन से मिलकर के 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। 64 कोडॉन मिलकर के 20 अमीनो अम्ल बनाते हैं। और एक कोडॉन, ठीक है, ध्यान देना है, एक कोडॉन बराबर एक अमीनो अम्ल। एक कोडॉन से हमेशा एक अमीनो अम्ल बनता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कोडॉन्स एक ही अमीनो अम्ल को बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसे समझाता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक पॉइंट बताया था। देखिए एक कोड है AAA,
ये एक अमीनो अम्ल बनाता है लाइसीन। क्या बनाता है? लाइसीन। और दूसरा अमीनो अम्ल है ACG। ये कोड जहाँ पर भी आएगा, ये कोडॉन जहाँ पर भी आएगा, ये थीरियोनिन नाम का एक अमीनो अम्ल बनाएगा। समझ गए आप? ये AAA कोड जहाँ पर भी आएगा ये लाइसीन बनाएगा, ACG जहाँ पर भी आएगा थीरियोनिन बनाएगा। यानी कि AAA जहाँ आएगा वो हमेशा लाइसीन बनाएगा, AAA कभी भी लाइसीन के अलावा कुछ और नहीं बनाएगा। ACG कोडॉन जहाँ पर भी आएगा वो हमेशा थीरियोनिन बनाएगा। ACG थीरियोनिन के अलावा कभी भी कोई भी दूसरा अमीनो अम्ल नहीं बनाएगा। बट एक और पॉइंट मैंने क्या बोला था, ये थीरियोनिन जो अमीनो अम्ल है ये जरूरी नहीं है कि केवल ACG के द्वारा ही बनाया जाए हमेशा। ACG तो हमेशा थीरियोनिन ही बनाएगा, ये कंफर्म है, बट थीरियोनिन को ACG के अलावा कोई और भी बना सकता है। और वो कोड हैं, एक होता है ACA और दूसरा है ACC। ये कोड भी जहाँ पर आएंगे ये भी हमेशा थीरियोनिन का ही निर्माण करते हैं। तो आप समझ पाए जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बातें बोली थी। एक कोड जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर अमीनो अम्ल के लिए बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे ACG हमेशा थीरियोनिन बनाएगा, पक्की बात है। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ACG ने कुछ और बना दिया थीरियोनिन को छोड़ के, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ACG हमेशा थीरियोनिन बनाएगा। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि थीरियोनिन को हमेशा ACG ही बनाएगा। ACG तो बनाएगा ही, ACG या तो कुछ नहीं बनाएगा या बनाएगा तो थीरियोनिन ही बनाएगा। लेकिन थीरियोनिन को ACA भी बना रहा है और ACC भी बना रहा है। समझ पाए आप? ठीक है। और एक बात आप देखेंगे कहीं पर आपको 22 अमीनो अम्ल लिखा दिखाई देगा, कहीं पर आपको 20 अमीनो अम्ल दिखाई देगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड जो होता है उसमें केवल 20 अमीनो अम्ल ही होते हैं और अभी तक के खोजे गए टोटल अमीनो अम्ल 22 होते हैं। ठीक है। जो 2 अतिरिक्त स्पेशल हैं वो अनुवादन प्रक्रियाओं से प्राप्ति किए जाते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा वो कोड्स प्राप्त किए जाते हैं या वो अमीनो अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको 20 ही याद रखना है। वैसे ऑल टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल 22 होते हैं, बट स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के द्वारा ही 2 कोड और बनाए जाते हैं और नॉर्मल जो होते हैं वो 20 कोड्स होते हैं। ठीक है। टोटल 22 होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड में जितने भी मिलेंगे वो 20 ही होंगे। 2 को विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके नाम का चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आप उससे कुछ समझ पाएँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये अमीनो अम्ल है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन। ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर 22 अमीनो अम्ल दिखाई देंगे। 20 अमीनो एसिड आपको यहाँ पर 22 अमीनो अम्ल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए, और अब एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था पिछली बार, जो जेनेटिक कोड, जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं यानी कि 64 जो जेनेटिक कोड होते हैं उसका एक चार्ट दिखाया था। वो चार्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो चार्ट है इसमें हमको 16 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है। 1 2 3 4 4 × 4 16 बॉक्सेस बनाने हैं। और इन बॉक्सेस के ऊपर से जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है। देखिए, ये 4 प्रकार के बेसेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। RNA में जो 4 प्रकार के बेसेस होते हैं, क्योंकि जो कोड्स हैं वो RNA से ही हमको मिलने हैं। ठीक है। क्योंकि आनुवंशिक कोड किस में होगा? RNA में होगा। तो ये यूरेसिल हो गया, ये एडेनिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया। मैंने एक जगह पे लिख दिए। ऐसे ही सेम यही कोड मैं इस तरफ भी लिख देता हूँ। यूरेसिल हो गया, एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया और ग्वानिन हो गया। अब इन 4 बॉक्सों में मुझे छोटे छोटे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, यही UACG। ओके। तो यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये प्रत्येक बॉक्स में मुझे लिखने पड़ेंगे UACG, UACG, UACG। ओके। तो मैंने ये सारे के सारे लिख लिए। अब हम बात करेंगे इन कोड्स को बनाने की कि ये कोड्स कैसे बनते हैं। तो सिंपल है। देखिए, फर्स्ट बॉक्स जो है, देखिए जब हर डब्बे में 4 कोड आएंगे, 4 जेनेटिक कोड आएंगे, तभी चारों बॉक्स 16 बॉक्स में मिला करके कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16 × 4 = 64 कोड्स हमारे पास जेनेटिक कोड हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोड आखिर कैसे बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहला बॉक्स है, एक U ये लिखा हुआ है, एक U लिखा हुआ है, तो हम दोनों को उतारेंगे, U, और एक लास्ट में इसको लेंगे, ये वाले U को। ठीक है। तो ये आ गया, ये पहला कोड हमारा बन गया। दूसरा कोड बनाने के लिए भी क्योंकि बॉक्स यही है, एक बॉक्स में 4 कोड आने हैं,
तो ये दो तो सेम उतरेंगे, यू यू, ठीक है ना, ये यू आ गया, ये यू आ गया। अब दूसरे नंबर के इस लाइन की सीध में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको ए दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो कोड आ जाएगा यू यू ए आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा कोड जो इसमें बनेगा, सॉरी थोड़ा ये मैंने बड़ा लिख दिया, थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा, यू यू ए आ गया, ठीक है। तीसरे कोड के लिए भी दोनों यू तो सेम आएंगे, और तीसरा यहाँ पर आएगा सी, यू यू सी आ जाएगा। अब 4 कोड इसमें आने हैं, एक कोड और आएगा, दो तो ये यू आ जाएंगे, यू यू और लास्ट में आ जाएगा जी। तो ये 4 कोड आपको इसमें दिख गए, ठीक है। और इन कोड से कौन सा अमीनो अम्ल बनता है वो आप चार्ट में वहाँ पर देख के यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको आना चाहिए। अब कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, माना ये दूसरा वाला ही बॉक्स ले लीजिए, ए वाला, इस वाले बॉक्स में कैसे बनेगा, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये सी, ये वाला यू, उसके बाद ये ए ले लेंगे, क्योंकि अब इस यू से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम इस बॉक्स पे काम कर रहे हैं, तो इस ए को लेंगे, ठीक है, यू ए, और फिर ये सीध में कौन सा आ रहा है, यू आ रहा है। दूसरे कोड की अगर हम बात करें तो ये देखिए यू आ जाएगा, ए आ जाएगा, इस बॉक्स में यू और ए तो आएगा ही हर जगह, आप देखिए, ठीक है, क्योंकि ये यू है और ये ए है। अब ये यू उतारना है आपको, ये ए उतारना है, इसके बाद सी उतारना है, इसके बाद जी। तो ऐसे ही 4 कोड जब आप हर बॉक्स में बनाएंगे तो टोटल आपके पास कितने कोड्स हो जाएंगे, 64 कोड्स आपके पास टोटल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप इस चार्ट को बना सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है और नहीं इस चार्ट को बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा, बट अगर जेनेटिक कोड का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, उत्परिवर्तन। चलिए इमेज के माध्यम से और समझिए कि किस तरीके से जो ये आरएनए है, देखिए ये मैसेंजर आरएनए आपको दिख रहा है, ये मैसेंजर आरएनए है। इस मैसेंजर आरएनए पे जो कोड्स हैं, अब इन कोड को रीड किया जा रहा है, देखिए मैसेंजर आरएनए के कोड को रीड किया जा रहा है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस जैसे ये जी कोड को रीड किया तो इसके अपोजिट CAC बनेगा, उसका ये अमीनो अम्ल, देखिए ये अमीनो अम्ल है, और ये अमीनो अम्ल इस चेन में जुड़ता जा रहा है, ये पूरी प्रोटीन की चेन बन रही है, देखिए, ठीक है ना, ऐसे जुड़ते जाएंगे, चेन आ रही है, और ये पूरा प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं आपको जब हम नेक्स्ट टॉपिक अनुवादन पढ़ेंगे या रूपांतरण के बारे में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आनुवंशिक कोड से ही संबंधित है। उत्परिवर्तन क्या होता है, जब भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है, असली परिभाषा इसकी यही है कि चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज म्यूटेशन। जब भी डीएनए की कॉपी बन रही होती है उस समय अगर जो कोडिंग हो रही है, रेप्लिकेशन के समय अगर उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डिवरीज ने, ठीक है। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डिवरीज नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और एक प्लांट जिसका वैज्ञानिक नाम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ये आपको आना चाहिए, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इस प्लांट पर जिसको हम इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, ठीक है, इसका नॉर्मल नेम है इवनिंग प्रिमरोज। तो ये इवनिंग प्रिमरोज यानी कि ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर ह्यूगो डिवरीज द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उससे उत्परिवर्तन के संबंध में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस जुटाई गई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये उत्परिवर्तन आखिर कितने प्रकार का होता है। देखिए जो उत्परिवर्तन होगा ये 2 प्रकार का होगा। पहले मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको इसके बारे में, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उत्परिवर्तन जो होता है, पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु, तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। पहला क्या है, पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन, और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर आपकी बुक में हिंदी में कहूँ तो वाचन प्राधार या इसको आप विलोपन कह सकते हैं, ठीक है, विलोपन। तो विलोपन या वाचन प्राधार ये एक दूसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है। अब देखिए जो पॉइंट म्यूटेशन है इसमें क्या होता है, एक इसमें देखिए नाम से समझ में आ रहा है बिंदु उत्परिवर्तन, यानी कि एक बिंदु, जैसे कोड्स चल रहे हैं बहुत सारे, तो किसी एक बिंदु पर यानी कि एक कोड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस में होने वाला परिवर्तन,
ये बिंदु उत्परिवर्तन कहलाएगा। आपने इससे पहले पढ़ा होगा जो एक सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है वो इस बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से ही होती है। आप याद कीजिए, सिकल सेल एनीमिया, आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता, याद आ रहा होगा आपको। दात्र कोशिका अरक्तता नाम की जो बीमारी होती है वो इसी प्रकार से होती है, क्योंकि उसमें होता क्या है, जो एक कोड होता है GAG, एक कोडॉन होता है GAG, जिससे एक अमीनो अम्ल बनता है ग्लूटामेट। क्या बनता है? ग्लूटामेट। लेकिन गड़बड़ हो जाती है, उत्परिवर्तन हो जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है और ए खिसक के ए के बदले आ जाता है यू, इस ए के बदले आ जाता है यू, तो ये बन जाता है कोड GUG। अब इस कोड से ग्लूटामिन नहीं बनेगा, इससे बनेगा वैलीन। वैलीन एक अमीनो अम्ल है जिसके बदले होना चाहिए था ग्लूटामीन। अब अगर इस अमीनो अम्ल की चेन में एक प्रोटीन की चेन में जो अमीनो अम्ल से बनी है, इसमें कहीं पर ग्लूटामीन होता है लेकिन उसके बदले आ जाता है वैलीन, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा और इससे बीमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया नाम की। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन आपने देखा। तो अब बिंदु उत्परिवर्तन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर बिंदु उत्परिवर्तन होता कैसे है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, फिर जानेंगे दूसरे प्रकार के उत्परिवर्तन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में। चलिए देखिए, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं बिंदु उत्परिवर्तन का, ठीक है, कि किस प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन होता है ये आप देख रहे हैं। एक चेन है जिसमें बहुत सारे कोडॉन्स आपको दिख रहे हैं। प्रत्येक कोडॉन अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। देखिए, जैसे AUG से मिथियोनिन बनेगा, ट्रिपल U से फेनिलएलेनिन, और सिस्टीन, टायरोसिन, सीरीन, ल्यूसीन, वैलिन। ठीक है, तो इस प्रकार के अमीनो अम्ल इन कोड्स से बनते हैं। लेकिन बिंदु उत्परिवर्तन में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि कोई एक बिंदु, किसी एक बिंदु पर कोड चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे ये UAC है, अब ये A यहाँ से हट जाएगा और इसके बदले यहाँ पर आ जाएगा G। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु उत्परिवर्तन है तो इसमें UA हट गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका UGC। अभी क्या बन गया? UGC बन गया। अब देखिए, UAC टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल के लिए कोड कर रहा था, लेकिन UGC का फिक्स है। देखो, मैंने बोला था आपको कि प्रत्येक कोड जो होता है एक फिक्स प्रकार का अमीनो अम्ल बनाता है। तो UGC का काम है ये सिस्टीन नाम का अमीनो अम्ल बनाना। अब जहाँ इस प्रोटीन की चेन में ये सारे अमीनो अम्ल हमको चाहिए थे, ये चाहिए था, ये चाहिए, टायरोसिन चाहिए, ये चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया? टायरोसिन के बदले सिस्टीन नाम का अमीनो अम्ल आ गया, तो ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड चेंज हो गया ना, क्योंकि इतने सारे अमीनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर टायरोसिन आना चाहिए था वहाँ पर अब सिस्टीन आ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन बनना था, ये प्रोटीन उस बनने वाले प्रोटीन से डिफरेंट हो जाएगा, जो कि कोई ना कोई रॉन्ग चीज बॉडी के अंदर कर सकता है। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें और भी होते हैं। ये तो किसी चीज़ को, जैसे इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है ना, इसी प्रकार से दूसरी चीज़ भी इसमें हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी रहेगा, बाकी बुक से आप देख सकते हैं इसके बारे में। और दूसरा अब हम बात करते हैं जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है उसके बारे में। देखिए, हम बात कर रहे हैं जो दूसरे नंबर का हमारा उत्परिवर्तन होता है। पहला तो बिंदु उत्परिवर्तन में देख लिया, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसे वाचन प्राधार या विलोपन कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें या तो एक बेस ऐड हो जाएगा या एक बेस डिलीट हो जाएगा, जिससे कि क्या होता है, जो हम पूरा कोड पढ़ रहे होते हैं वो पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, जो अमीनो अम्ल बन रहे हैं उनमें अंतर आता है। अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तब आप ध्यान देना, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? या तो किसी एक बेस के ऐड होना, जुड़ना, या किसी एक बेस का डिलीट हो जाना। या तो एक बेस गायब हो जाएगा या एक बेस जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है, जिससे जो अमीनो अम्ल बनते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये अमीनो अम्ल, ठीक है, देखिए ये सारे के सारे कोड्स हैं जो सही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये कौन कौन से अमीनो अम्ल बना रहे हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बट होता क्या है, इसमें इंसर्शन के अंदर जहाँ यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रिपल U है इसके बदले यहाँ पर एक अलग बेस आ जाता है जिसे हम बोलते हैं A। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कहीं से अचानक उत्परिवर्तन की वजह से ये 3 U में से ये 2 U के बीच में एक A आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे देख लीजिए, UUAU हो गया है। ठीक है, ये हो गया UUAU। बट
नियम क्या है, कोडॉन हमेशा 3 का होगा, वो 4 का जोड़ा नहीं बन सकता, वो हमेशा 3 का होगा। तो अभी क्या करते हैं, अब ये 3 के जोड़े की वजह से क्या होगा, पहला वाला तो ठीक है AUG आ जाएगा, दूसरे वाले में आप देखिए UUA आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये तीसरे वाले को भी फेंक नहीं सकते, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा UUG, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी चेन आगे को चेंज हो जाएगी। अब जहाँ ये मीथियोनिन बना रहा था ये ठीक है, लेकिन ये UUU फेनिल एलेलिन बनाएगा और ये UUA आ जाएगा, तो ये ल्यूसिन बनाएगा। अपने आप क्या हो गया, अमीनो अम्ल चेंज हो गया। अमीनो अम्ल चेंज मतलब प्रोटीन चेंज, प्रोटीन चेंज मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें होगी, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल आपने देखा, इंसर्शन वाला। सेम ऐसे ही क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से डिलीशन होता है। जैसे मान लीजिए ये 3 U हैं, तो इसमें से एक U हट जाएगा, उत्परिवर्तन की वजह से गायब हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये पिछला वाला जो U है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है इससे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पड़ेगा। अगर ये C डिलीट हो गया तो C के बदले U आ जाएगा, क्योंकि कोड आप C डिलीट हो जाएगा तो फिर ये U और G बचेगा ना यहाँ पर। लेकिन आप इसको 2 नहीं ले सकते, जैसे वहाँ आप 4 नहीं ले रहे थे तो यहाँ 2 नहीं लोगे, क्योंकि कोड हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 3 में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिलीशन वाली कंडीशन में भी क्या आ जाएगी, जो पूरा रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक दूसरे एग्जांपल के माध्यम से भी मतलब डिलीशन वाला भी, इसमें ज़रूरी नहीं है एडिशन का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें एडिशन के अलावा डिलीशन भी होता है, यानी कि आप इसको डिलीट करके भी देख सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से जेनेटिक कोड का संबंध उत्परिवर्तन से होता है, म्यूटेशन से होता है, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक कोड जो है उसमें ही कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, तभी तो उत्परिवर्तन होगा, तभी म्यूटेशन होगा, ठीक है। देखिए एक इमेज के माध्यम से और आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ये देखिए ये पूरा मैसेंजर RNA का फ्रेम है, जिसमें ये देखिए ये पीछे के कोड्स को आप मत देखिए, कोडिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर स्टार्ट कोडॉन आएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, AUG होता है, और उसके बाद ये RNA से जो भी बीच के जो भी कोड हैं, इन कोड से हम अमीनो अम्ल बनाएंगे, इससे भी एक अमीनो अम्ल बनेगा, इन हर कोड से अमाइनो एसिड बनता रहेगा। और लास्ट में जब एक स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, 3 प्रकार के स्टॉप कोडॉन मैंने आपको बताए थे, उसमें से कोई सा भी एक अगर आ जाएगा तो प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके बाद वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी कोडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रोटीन बन करके यहाँ पर निकल जाता है, ठीक है। स्टॉप कोडॉन ये 3 मैंने आपको बताया, UGA, UAA और UAG, और स्टार्ट कोडॉन केवल एक होता है, AUG। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से जेनेटिक कोड काम करता है। और इसीलिए जेनेटिक कोड जो टॉपिक है, देखिए आप इस डायग्राम में भी देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या हैं, अमीनो अम्ल हैं। इन्हीं अमीनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन बनता है, और ये कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 प्रकार के जो बेस 4 क्रम है हमारे, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, सभी से मिलकर के टोटल अमीनो अम्ल बनते हैं। तो आपकी बुक में भी जो इन्फॉर्मेशन इसके संबंध में दी गई है उसको भी आप रिवाइज़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन ही सबसे बढ़िया चीज़ है जिससे कि आपका नॉलेज ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा। ये जेनेटिक कोड टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तो रिवाइज़ कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।